जीएसटी पास होने की बढ़ी उम्मीद, जेडीयू, बीएसपी और टीएमसी ने दिए समर्थन के संकेत, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर कायम। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। संविधान दिवस पर लोकसभा में सेकुलर शब्द पर संग्राम, गृह मंत्री ने कहा राजनीति में हो रहा है इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग, तो सोनिया ने बढ़ती असहनशीलता पर किया पलटवार। पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह से उन मूल्यों के खिलाफ है जिसको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। एक्सपायरी के दिन बाजार में देखा दम, निफ्टी 7,900 के करीब बंद। 2 महीने के निचले स्तर पर फिसला रुपया, डॉलर के मुकाबले 66 रुपए 55 पैसे पर हुई क्लोजिंग। मुंबई में जल्द बनेंगे 10 लाख मकान, सरकार सबके लिए मकान की पॉलिसी को जल्द देगी मंजूरी। डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 2 हफ्ते में लाइसेंस देने के लिए कहा, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा लेंगे कानूनी राय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। सुनील भारती मित्तल ने अपनी सैलरी में 5 करोड़ रुपए की कटौती की, कैदियों को कानूनी मदद दिलाने में होगा रकम का इस्तेमाल। 15 दिसंबर से श्रीलंका में शुरू होगी भारत पाक क्रिकेट सीरीज, राजीव शुक्ला ने किया खुलासा। फिटनेस के टेस्ट में स्कूल हो रहे हैं फेल, 40% बच्चे नहीं हैं तंदुरुस्त, उम्र के हिसाब से ज्यादा है वजन। जल्दी ही लगने वाला है वाईफाई का जमाना, जल्द आएगा लाईफाई, जब रोशनी की रफ्तार से चलेगा इंटरनेट। जीएसटी बिल के पास होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और सरकार को कई पार्टियों ने गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी पर समर्थन देने का साफ संदेश दे दिया है। बीएसपी ने तो कहा है कि वो जीएसटी का समर्थन करेगी, वहीं तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी का भी कहना है कि वो भी जीएसटी के पक्ष में है, लेकिन जिन मुद्दों पर थोड़ी असहमति है उन पर सरकार को विपक्ष से बातचीत करनी चाहिए। हमारी पार्टी का ये कहना है कि जैसा कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ये देश हित में है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो हम जरूर इसका समर्थन करेंगे। We have supported the GST bill. We would like the GST bill to be passed. If there are a few issues now which remain to be resolved, we would like the government to come forward seriously and engage and find a solution, rather than dismiss them out of hand. And 2 days before Parliament starts, the finance minister says they are preposterous. Right. I don't believe that's the right starting point, but we'll do our best. लेकिन राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अब भी मानने को तैयार नहीं है। हमसे खास बातचीत में पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि सरकार ने पार्टी की मांगों पर अब तक कोई बात नहीं की है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तो कहते हैं कि कांग्रेस की 3 मांगों पर या तो सरकार उन्हें समझा दे कि वो गैर वाजिब है या उसे बिल में शामिल कर लें। है कि सैद्धांतिक तौर पे ये हमारा बिल था, हम लाए थे। इस बिल के प्रति सैद्धांतिक तौर पे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, पर हमने 2-3 प्रमुख मुद्दे उठाए हैं और ये सरकार का और सत्ता पक्ष का कर्तव्य बनता है कि वो ऑपोजिशन से बात करके उन मुद्दों का समाधान ढूंढ लें। ऐसे मुद्दे नहीं है जिनका समाधान नहीं है। हमने कहा भाई 18% से ज्यादा आप नहीं रखेंगे, आपने 1% जो टैक्स लगाया इंटरेस्ट रेट वो नहीं रखेंगे, और रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स का इनबिल्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। इसमें क्या बुरी बात हमने कही, पर अगर हमसे बात ही नहीं होगी और बिना बात के अगर वो समझें कि हम उनको अंधा समर्थन देंगे, उसकी अपेक्षा उनको नहीं। सर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने कल भी जिस तरह से बोला कि वित्त मंत्री सभी पार्टियों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनकी एक राय बनाई जाए, क्या अभी तक वित्त मंत्री की तरफ से आपको अप्रोच किया गया है? इस मामले में कुछ बातचीत हुई है? ये बात तो हुई है कि इस पर आगे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा शायद अभी तक नहीं हुई। These 3 are logical demands.
Either you convince me that these demands are wrong, or we convince you that the demands are right. So you're saying that there could be no negotiation as far as the demands are concerned? What is there to negotiate? We're not in a shandy or a bazaar. We are raising demands to a bill that would change the landscape of taxation in this country. Therefore, we have to plan and think ahead for the next 50 years. Right. Therefore, we are putting fundamental issues. Convince us we are wrong. वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस सत्र में जीएसटी बिल पास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। सीएनबीसी आवाज से खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे अटके बिलों को पास कराने की भी पूरी कोशिश करेगी। राज्यसभा में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए, जो उसके पास नहीं है। करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के 2 बिल हैं, वो भी तो एक तरह से देश के आर्थिक सुधार से ही संबंध रखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट पिछली बार 8 दिन राज्यसभा में लगता रहा, चर्चा नहीं हो पाई। कारण आप सबके सामने है, परंतु अब देश की जनता नहीं इस बात को स्वीकारती कि इस प्रकार हाउस ना चले, और हमें विश्वास है कि सब सदस्य देश की जनता की राय का सम्मान रखें। सर, कल पीएम ने कहा कि वित्त मंत्री अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि अगर उनकी कोई राय है, कोई संशोधन है जीएसटी बिल में जो शामिल करना चाहते हैं, उस पर बातचीत की जाए। लेकिन लेफ्ट पार्टीज का भी ये कहना है कि जीएसटी पर एक बारी भी उनसे बात नहीं की गई है। नहीं, वो तो प्रक्रिया चल रही है, ये कहना उचित नहीं होगा। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कह दी है तो उसके बाद उसमें कुछ जोड़ना या उस बात को किसी तरह से विश्लेषित करके किसी और ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं रहता। चलिए अब इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से। संजय, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जीएसटी पर एनसीपी और बीएसपी सरकार के साथ तो आना चाहते हैं, अगर इन दोनों पार्टियों का समर्थन आता है तो क्या जीएसटी की नैया पार लगेगी? राज्यसभा में बगैर कांग्रेस के पूरे वोट के ये बिल पास नहीं हो सकता। ये वहां पर जब सारा विपक्ष मिलकर के एक साथ वोट कर दे, बीजेपी के साथ में कांग्रेस और लेफ्ट वॉकआउट कर दें, तब तो हो सकता है। लेकिन अगर सरकार और कांग्रेस के बीच में सहमति नहीं बनती है तो वो आपको ऑब्लाइज तो नहीं करने वाली है वॉकआउट करके या अपने कुछ लोगों को गैर हाजिर करा करके। तो टच एंड गो है जहां तक राज्यसभा के नंबरों का सवाल है। यहां तो पॉलिटिकल सहमति ही बनानी पड़ेगी, उसके बगैर बाकी विपक्षी दलों का, जो गैर कांग्रेसी दलों का आप जिक्र कर रही हैं, सिर्फ उनके समर्थन से यह बिल पास नहीं हो पाएगा। कांग्रेस को कंसीड करने के लिए सरकार की पोजीशन कम से कम 2-3 बातें, वो क्या चाहती है कि हमको श्रेय मिल जाए कि हमने 2-3 बातें मनवा ली, तब हम आपको शायद समर्थन दे देंगे। लेकिन जितनी राजनीतिक कटुता और आगे का राजनीतिक एजेंडा सामने है, उसमें यह बहुत बड़ा कॉल होगा कि कांग्रेस इनके साथ सुर में सुर मिलाए या न मिलाए जीएसटी पे। तो संजय जी, आपको क्या लगता है कि जीएसटी पर कोई अंदरूनी किसी प्रकार की बातचीत चल रही है जिसका पता डील होने पर ही चल पाएगा? कोई सरकार बैकडोर से बातचीत कर रही है, बैक चैनल से? बिल्कुल। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने आज के दिन की शुरुआत किस बात से की? संवाद होना चाहिए, बात होना चाहिए, उत्तम माहौल में होना चाहिए। जो एक लगातार एक्सपेक्टेशन थी कि आप पहल करें, बातचीत की भूमिका बनाएं, तो आज प्रधानमंत्री जी ने वो संकेत दिए। ऑल पार्टी मीटिंग कर ली, कह भी दिया कि हमारे लोग विपक्ष से, कांग्रेस से बात कर रहे हैं। तो ये जो बातचीत का सिलसिला है, ये बैकरूम में इस वक्त चल रहा है, तेजी से चल रहा है। इन्हीं इश्यूज पर बात हो रही है कि आपकी कौन कौन सी मांगे मानी जा सकती हैं, नहीं मानी जा सकती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दरअसल ये निगोशिएटर्स भी आपस में आमने सामने बैठ के नहीं करते। इसका संबंध पॉलिटिकल जोर, पॉलिटिकल दबाव, पॉलिटिकल लेन देन से होता है, जो कि दरअसल व्याख्या करना मुश्किल है कि वो बातें क्या होती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बात है जहां एक भरोसे के साथ अगर कांग्रेस को ये साथ में लेंगे तो बात होगी, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि एनडीए का, बीजेपी का मूल एजेंडा कांग्रेस मुक्त भारत और परिवार मुक्त कांग्रेस डाइल्यूट तो नहीं होने जा रहा। तो हम इनके हाथ में कितना खेलें, इनके साथ कंसेंसस की पॉलिटिक्स कितनी करें, ये कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल है, खास करके तब जबकि 2016 में कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल जीत का, किसी भी चुनाव में जीत का कोई अच्छा समाचार आने की आशा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। वहीं बाजार की क्या उम्मीदें हैं जीएसटी को लेकर, अब ये जानते हैं। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का कहना है कि जीएसटी अगर पास हो जाता है तो बाजार के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अगर जीएसटी आता है तो मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा, और अगर शायद
किसी कारण की वजह से वो नहीं पास हो सकता है, और अगर सरकार जिस तरह उन्होंने कोल सेक्टर, रोड सेक्टर, रेलवे सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं, जिस तरह से ग्रोथ को बढ़ावा दिया है, उसी तरह से पावर सेक्टर के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर या डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर करके दिखाए, तो मेरे हिसाब से मार्केट को एक सपोर्ट मिलता रहेगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज गर्माहट के साथ शुरू हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर एक नई बहस शुरू कर दी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेक्युलर वो शब्द है जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। इस सत्र के पहले 2 दिनों में भीमराव अंबेडकर पर चर्चा होनी है, जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और आज के ही दिन 66 साल पहले हमने संविधान को अपनाया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द बाद में जोड़े गए। बोलचाल की भाषा में सेकुलर शब्द का प्रयोग जो प्रायः धर्मनिरपेक्ष किया जाता है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आसन के ऊपर भी धर्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा है, इसका मतलब इसे भी निकाल देना चाहिए। हमारा यह निवेदन है, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश अथवा समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज एक खुशी का दिन है, लेकिन दुख का भी है। दुख इसीलिए है कि संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। उन पर जानबूझकर हमला हो रहा है। हमने पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी देखा है, वो पूरी तरह से उन मूल्यों के खिलाफ है जिसको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो काफी हंगामेदार आगाज हुआ है संसद सत्र का, लेकिन हम आगे बढ़ते रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है। रोक का ऐलान करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब के समाज पर बुरे असर को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने अपने मैनिफेस्टो में शराब बंद करने का वादा किया था। इसको मैं समझता हूँ और इसलिए मैंने वो बात कही, और जो बात हमने कही है तो हम उसे पीछे रखने वाले नहीं और उसको हम लागू। बिहार में शराबबंदी के ऐलान को युवा बेहद पसंद कर रहे हैं। CNBC आवाज के संवाददाता प्रभाकर कुमार ने पटना के युवाओं से इस बारे में बातचीत की। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू होगी। क्या वो केवल देशी शराब पे होगी, क्या अंग्रेजी शराब की भी बिक्री बंद होगी? गांव में जो शराब बिकती थी उस पर तो प्रतिबंध कंफर्म है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं सरकार में कि उस पर कंफर्म प्रतिबंध है। मतलब कि गांव में जो हर गांव में जो शराब की दुकानें हुआ करती थी, खासकर जो देशी शराब की दुकानें हुआ करती थी, वो बंद होगी। नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा चुनाव से बहुत पहले की थी, जब उन्होंने लगातार अपनी चुनावी रैली में ये कहा था कि अगर दोबारा वो सत्ता में आए बिहार में, तो बिहार में शराबबंदी लागू करेंगे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं पटना के, और ये बताइए कि आज नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि बिहार में शराबबंदी लागू होगी 1 अप्रैल 2016 से। आपको लगता है कि ये ऐसे ही कोई पॉपुलिस्ट मूव है? ठीक किया, गलत किया? जो किया वो सही किया, क्योंकि ये जरूरी था, बहुत जरूरी था, खास करके गांव के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी था। बहुत सारे मीडियम एज के लोग हैं, वो मरते भी तो हैं शराब से। कितने सारे लोग जहरीले शराब पीने से मर जाते हैं, कितने लोगों का फैमिली खराब हो जाता है, बच्चे अनएजुकेटेड रह जाते हैं। शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू कर दी है, आप उसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? क्या है आपका? नहीं, सपोर्ट करते हैं, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पर युवा समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस फैसले का। लेकिन बिहार में शराब बंद होने का असर सरकार की जेब पर कितना पड़ेगा, ये भी जान लेते हैं, और जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा से। डिम्पी, शराब बिक्री से अच्छी खासी आमदनी होती है राज्य सरकार की, लेकिन इस कदम के बाद कितना बोझ पड़ेगा सरकार पर?
शराबबंदी से कुल मिलाकर सरकार को करीब 3500 करोड़ रुपए का एक्साइज ड्यूटी का नुकसान होगा। ये शराब जो एक्साइज ड्यूटी इनको मिलती है, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह से है। हालांकि शराब कंजम्पशन के मामले में बिहार का अपना ट्रैक रिकॉर्ड काफी सुधरा हुआ कह सकते हैं इसको है, क्योंकि 20वें राज्य से भी इसका पायदान से भी नीचे खिसका हुआ है। इसके अलावा अगर आप कंजम्पशन के हिसाब से भी देखेंगे तो प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है ब्रांडेड शराब की वो 1 लीटर भी नहीं आती साल भर में। इसके अलावा दुकानों की संख्या के लिहाज से भी काफी बेहतर आंकड़े यहाँ पे आते हैं। वो ये है कि यहाँ पे 1 लाख के ऊपर मात्र 4 दुकानें हैं, जबकि कर्नाटक में 1 लाख के ऊपर करीब 40 शराब की दुकानें हैं। तो ये आंकड़े काफी बेहतर हैं। एक्साइज ड्यूटी के तौर पर सरकार को एक झटका जरूर लगेगा, जो कि 3500 करोड़ रुपए का। अब आती बात कंपनीज को कैसे नुकसान फायदा होगा। हालांकि क्योंकि ब्रांडेड बिक्री काफी कम है, वहां पे देसी शराब की बिक्री ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ एक कंपनी जिनको नुकसान पहुंचेगा। बियर के हिसाब से देखें तो यूनाइटेड ब्रिवरीज को यहाँ पे काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स को नुकसान होगा, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर बिकते हैं। इसके अलावा रेडिको खतान को भी यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिखेगा, और यही तीनों शेयर्स आज हमने इनमें दबाव भी बनते हुए देखा था। तो इन तीनों शेयर्स पे इस खबर का असर जरूर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सरकार को एक अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा सामाजिक कदम जिसकी कीमत सरकार भी समझती होगी, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि इसे बंद करना चाहिए। और चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की, जहां एक्सपायरी के दिन भी बाजार ने दिखाया दम। साथ ही आपको बताएंगे 10 दमदार शेयर जो बनाएंगे आपको मालामाल। इस ब्रेक के बाद अब बात करते हैं शेयर बाजार की। एक्सपायरी के दिन बाजार में आज जोश नजर आया। अच्छे ग्लोबल संकेतों और जीएसटी पर बनती रजामंदी ने बाजार को आज खुश कर दिया। बाजार का पूरा हाल समझते हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, एक्सपायरी का दिन हमने देखा बाजार में अच्छी रौनक दिखाई दी, लेकिन कारोबार के लिहाज से आज का दिन कैसा रहा? आज हमने देखा है बाजारों में ज्यादातर समय खरीदारी ही देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी की चाल पूरे दिन मजबूत थी। छोटे मझौले काउंटर्स में भी हमने देखा अच्छा जोश देखने को मिला। निफ्टी हालांकि जो बाजार उम्मीद करा था 7,900 पर एक्सपायरी दिखाएगा नवंबर सीरीज की, 7,897 के हाई को छूने के बाद हमने देखा हल्की सी नरमी देखने को मिली, लेकिन 52 अंकों की बढ़त पर फाइनली क्लोज आया। छोटे मझौले काउंटर्स में पूरा जोश देखने को मिला, और साथ ही आज जो बाजार में मोमेंटम आया उसमें बैंक निफ्टी का भी बहुत बड़ा हाथ था। यहां पर हमने देखा दिन के दौरान करीब 70-76 अंकों की बढ़त, आखिर में लगभग 50 अंकों का इजाफा देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिकली काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। ऑटो कंपनियों के साथ शुरुआत करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने बेन कैपिटल में अपनी हिस्सेदारी बेची, स्टॉक देखिए करीब 43 रुपए बढ़ा। टाटा मोटर्स ने अपने JLR यूके के प्लांट में कैपेसिटी बढ़ाने की फैसले पर 5%, 6% की तेजी आई। आज M&M में भी करीब 2% तक की बढ़त देखने को मिली। लेकिन फार्मा कंपनियों में डॉक्टर रेड्डी जहां पर 8% टूटा, यूएस FDA की जो वार्निंग लेटर था वो पब्लिक हुआ, वहीं सन फार्मा पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने 975 का टारगेट दिया, और इस स्टॉक में हमने देखा अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। दूसरे बढ़ने वाले शेयरों में हमने देखा कोल इंडिया हो, टाटा स्टील, RIL, हिंडाल्को जैसे शेयर शामिल थे, जहां पर जमकर तेजी दिखी। हालांकि बाजार को नीचे खींचने का काम लुपिन, TCS, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में देखा गया। वायदे बाजार की एक्सपायरी का दिन, तो आज यहां पर काफी एक्शन था। कुछ हाई परफॉर्मर्स आपके सामने हैं, बजाज ऑटो, वोल्टास, ADAG काउंटर्स में हमने देखा काफी ज्यादा जोश रहा है आज। जी हर्षदा, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर बाजार की इस तेजी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे शेयर जिनमें आपका निवेश सुरक्षित भी रहे और अच्छा मुनाफा भी आपको मिले। ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस के 10 दमदार शेयर लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, पहले 5 शेयर जिनको तेज इकोनॉमिक रिकवरी का फायदा मिलेगा एडलवाइस के हिसाब से कौन से हैं? असल में 5 जो शेयर हैं वो सीधा सीधा इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ABB
इंडिया पहला शेयर होगा जिसमें आप ब्रोकरेज हाउस एडलवाइस की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें खरीदारी की जा सकती है। उनकी बड़ी वजह भी है, उन्होंने कहा जब इकोनॉमिक रिवाइव होगी तो इस कंपनी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये T&D बिजनेस के अंदर एक लीडिंग कंपनी है, इसकी साख भी काफी ज्यादा है और ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है, और आगे चल के भी इनकी ऑर्डर जो फ्लो है वो करीब 61% के आसपास बढ़ा है। दूसरा शेयर जो एडलवाइस की लिस्ट में आया है वो है कमिंस इंडिया। हालांकि इनका एक्सपोर्ट उतना बेहतर नहीं, लेकिन घरेलू मांग काफी बेहतर है, इस वजह से इन्होंने इस शेयर को चुना है। इसके अलावा उनका यह भी मानना है क्योंकि ये कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफी बेहतर है, इस वजह से भी ये कंपनी आगे चल के आपको अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकती है। ये उनकी लिस्ट में दूसरा शेयर है। तीसरा मारुति सुजुकी, अमूमन इसको लेकर काफी खबरें आई हैं पिछले 1.5 महीने के अंदर, लेकिन अब इन्होंने रेट किया है क्योंकि हर लेवल पे, एंट्री लेवल से लेके एक अपर लेवल पे आके मारुति के पास हर सेगमेंट की गाड़ी है, प्रोडक्ट मिक्स अच्छा है, इसका फायदा इसको मिल रहा है। और दूसरा जो कमोडिटी के दाम घटे हैं वो मारुति के लिए काफी फेवरेबल है, इसके मार्जिन बहुत अच्छे सुधरे हैं। ये तीसरा शेयर इन्होंने अपनी लिस्ट में इस वजह से चुना है। चौथा शेयर अशोक लीलैंड होगा, कम लागत है, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है, कुछ एक छोटी गाड़ियां भी इन्होंने लॉन्च की हैं, और आने वाले साल के अंदर के 4.5% कमर्शियल वाहनों का जो स्पेस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अशोक लीलैंड इस वजह से चुना गया इनकी लिस्ट के अंदर। इसके अलावा आइशर मोटर पे भी अगर आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की जो बिक्री है वो काफी जोरदार है, अभी भी इस पे काफी अच्छी वेटिंग पीरियड चल रहा है, और कच्चे माल की लागत कम होने से इनको भी काफी अच्छा फायदा मिल रहा है। डिम्पी, इनके अलावा वो कौन से और 5 शेयर हैं जो एडलवाइस की लिस्ट में बताए गए हैं? इसके अलावा जो और 5 शेयर है उसमें एक NBCC है। असल में इनकी ऑर्डर बुक काफी तेजी से बढ़ी है और ये ऑर्डर बुक बढ़कर अब 30,000 करोड़ पार कर गई है, और जब स्मार्ट सिटीज बनेंगी तो NBCC को सबसे ज्यादा फायदा होगा, इस वजह से इस शेयर को भी चुना गया है। छठा शेयर होगा अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनीज को हालांकि कैपेसिटी को लेकर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट में खबर यह है कि अपने एक्सपेंशन करना चाहती है और ये अपनी लागत को इस लिहाज से कम करेगी। इस पे कर्ज का बोझ भी कम है, डेट इक्विटी रेशियो इसकी 1% से भी कम आती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये कंपनी ज्यादा बेहतर और एडलवाइज ने इसको चुन लिया। इसके अलावा बर्जर पेंट, क्योंकि वॉल्यूम के लिहाज से देश की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है, साथ ही मार्जिन बेहतर हो रहे हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट जहां पे मार्जिन बेहतर मिलते हैं वहां पे इनकी अच्छी ग्रोथ है, इस वजह से इसको चुना है, और ये लिस्ट के अंदर इनकी 8वीं कंपनी आती है। 9वीं कंपनी होगी कैडिला हेल्थ केयर, जहां पे खरीदारी की राय इसलिए दी गई है क्योंकि अमेरिका में जो दवा है इनकी उसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, इनका मुनाफा आय बढ़ा है, इस वजह से शेयर को चुना गया। तो कैडिला हेल्थ केयर लिस्ट में 9वां नंबर पाता है। और 10वां काउंटर होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, लागत घटी है, मुनाफे में सुधार हो रहा है, बोझ इन पे कर्ज का काफी ज्यादा है, लेकिन कर्ज के बोझ को धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है, और साथ ही डियाजो जैसे बड़ा ब्रांड इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस ब्रांडिंग का भी इसको काफी फायदा मिल रहा है, इस वजह से ये 10वां शेयर उन्होंने अपनी लिस्ट में रखा। डिम्पी, बहुत शुक्रिया ये 10 फायदे वाले शेयर्स दर्शकों को बताने के लिए। और यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे मुंबईकरों का पूरा होगा सस्ते घर का सपना, लेकिन कैसे? साथ ही सुनील भारती मित्तल ने अपनी सैलरी में की कटौती, क्यों? बताएंगे आपको पूरी खबर ब्रेक के बाद। फॉक्सवैगन की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इस बात को साफ किया है कि भारत में फॉक्सवैगन ने 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों में गड़बड़ी की है। एमिशन जांच से बचने में इंजन में गड़बड़ी की गई है। वहीं कंपनी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी एक याचिका दायर की है, जिसमें फॉक्सवैगन की कारों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, ये जो याचिका दायर की गई है इसमें क्या दलीलें दी गई हैं फॉक्सवैगन के खिलाफ? जी, ये याचिका दिल्ली की एक स्कूल टीचर हैं सलोनी आयलावाड़ी, जिन्होंने ये याचिका दायर की है, जिनके पिता कैंसर के पेशेंट हैं। याचिका में कहा गया है कि ये साबित हो चुका है कि फॉक्सवैगन की गाड़ियों में तय सीमा से 9 गुना ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, और इसका जन स्वास्थ्य पे काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। कैंसर से लिंक प्रदूषण का काफी पहले ही साबित हो चुका है, और इसलिए जब तक ये केस पूरा नहीं हो जाता फॉक्सवैगन के तमाम गाड़ियों की सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके अलावा 2009 से लेकर अब तक एमिशन स्कैंडल की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके लिए फॉक्सवैगन हर्जाना भी दे।
चलिए, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पर फॉक्सवैगन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसके पहले सरकार ने फॉक्सवैगन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। भारी उद्योग मंत्री आनंद गीते ने कहा है कि अगर कंपनी नोटिस पर संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फॉक्सवैगन के मामले में फॉक्सवैगन को शोकॉज नोटिस ARI द्वारा भेजी गई है। हमने उन्हें शोकॉज नोटिस देके उनसे हमने जानकारी मांगी है। जैसी भी जानकारी हमें उपलब्ध होती है, निश्चित रूप में आगे जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। आने वाले दिनों में मुंबई के लोगों को 10 लाख सस्ते घर मिल सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस पॉलिसी का ऐलान अगले महीने नागपुर में शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हो सकता है। अपने आशियाने का सपना मुंबई में रहने वाले हर शख्स का होता है, मगर रियल एस्टेट की आसमान छूती कीमतों के बीच ये सपना दम तोड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने अब इस सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी कर ली है। उसने हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी लाने की तैयारी कर ली है। 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है और इसी सत्र में इसका ऐलान भी हो सकता है। हाउस फॉर ऑल पॉलिसी के तहत मुंबई और उसके आसपास 10 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। ये घर 300-400 स्क्वायर फीट के होंगे। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का इरादा FSI बढ़ाने का है। सस्ते घरों की इस योजना को अंजाम देने के लिए सरकार वर्ली की BDD चौल, धारावी SRA, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और माहिम कोलीवाड़ा की जमीन का भी इस्तेमाल करने की तैयारी में है। मोदी सरकार पहले ही 2022 तक सभी को घर देने की बात कह चुकी है। पीएम मोदी की योजना को महाराष्ट्र सरकार तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। केवल मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, नासिक, नागपुर और सोलापुर जैसे शहरों में सस्ते घर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर मंगाकर ये काम करवाएगी। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार की नजर 2017 में मुंबई में होने वाले BMC चुनाव पर है। BMC चुनाव से पहले राज्य सरकार इस पर काम शुरू कर देना चाहती है ताकि इसका फायदा BMC चुनाव में उठाया जा सके। रौनक कुकड़े, मुंबई। सुनील मित्तल अब जरूरतमंद लोगों को कानूनी मदद भी देंगे। उनकी कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेस छोटे अपराध के लिए जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को आर्थिक और कानूनी मदद देगी। कंपनी ने इस नई सर्विस का नाम रखा है न्याय भारती। इसके तहत कंपनी छोटे मोटे जुर्म में जेल की सजा काट रहे लोगों के लिए जमानत का इंतजाम भी करेगी। इसकी शुरुआत दिल्ली, NCR और पंजाब से होगी। बाद में इस सर्विस का विस्तार जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान में किया जाएगा। इस योजना पर भारतीय एंटरप्राइजेस सालाना 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें से करीब 5 करोड़ सुनील मित्तल अपनी सैलरी से देंगे। We have our own Satya Bharati school program which takes about 50 crores a year. Then we have the Swachh Bharat Abhiyan under which we are doing the Satya Bharati Abhiyan building toilets in the district of Ludhiana in Punjab. That's taking about 30 crores a year. And now Nyay Bharati which will take about 10 crores. On top of that, another 20 crores a year is currently being spent towards upgradation of the schools from primary to elementary. So a total of about 100 crores. इन्फोसिस के पूर्व CFO राजीव बंसल अब टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी ओला के CFO होंगे। ओला ने आज इस बात का ऐलान किया कि राजीव बंसल कंपनी की कोर लीडरशिप टीम का हिस्सा होंगे और जनवरी 2016 से CFO का पद संभालेंगे। फाइनेंस में 21 साल का अनुभव रखने वाले राजीव ने 16 साल से ज्यादा का समय इन्फोसिस में बिताया है। उन्होंने इसी अक्टूबर में इन्फोसिस का CFO पद छोड़ दिया था और फिलहाल वो कंपनी CEO के सलाहकार पद पर हैं। ओला के मौजूदा CFO मितेश शाह कंपनी के स्ट्रैटेजिक फाइनेंस टीम की अगुवाई करेंगे। टैक्सी एग्रीगेटर ओला की सर्विस देश के 102 शहरों में है और इसका सीधा मुकाबला उबर से है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बच्चों की सेहत में कैसे होगी सुधार, बाल रोग विशेषज्ञ अरविंद गर्ग से करेंगे खास चर्चा। बुलेटिन में आगे। आवाज एट 9 में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर बड़ी सुर्खियों पर एक बार फिर से। GST पास होने की बड़ी उम्मीद। JDU, BSP और TMC ने दिए समर्थन के संकेत, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर कायम। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए।
सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। संविधान दिवस पर लोकसभा में सेकुलर शब्द पर संग्राम। गृह मंत्री ने कहा राजनीति में हो रहा है इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग, तो सोनिया ने बढ़ती असहनशीलता पर किया पलटवार। पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह से उन मूल्यों के खिलाफ है जिसको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखा दम, निफ्टी 7,900 के करीब बंद। 2 महीने के निचले स्तर पर फिसला रुपया, डॉलर के मुकाबले 66 रुपये 55 पैसे पर क्लोजिंग। मुंबई में जल्द बनेंगे 10 लाख मकान, सरकार सबके लिए मकान की पॉलिसी को जल्द देगी मंजूरी। डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 2 हफ्ते में लाइसेंस देने को कहा, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा लेंगे कानूनी राय। अब बात करेंगे स्कूली बच्चों की बिगड़ती सेहत की। देश में स्कूल भले ही पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहे हों, वो बच्चों की सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर 5 में से 2 बच्चे का वजन उम्र और लंबाई के अनुपात में सही नहीं है। ये नतीजा निकला है एक सर्वे में जिसे किया है बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद पर जोर देने वाली कंपनी एड्यूस्पोर्ट ने। देश में खेलकूद से दूर होते स्कूली बच्चों की सेहत लगातार बिगड़ रही है। बढ़ता कंपटीशन, पढ़ाई पर जोर और पीयर प्रेशर, इन वजहों से बच्चे फिजिकल एक्टिविटी को न्यूनतम समय भी नहीं दे रहे। एड्यूस्पोर्ट के सर्वे से साफ हुआ है कि देश के 40% स्कूली बच्चे अनफिट है और ऐसा नहीं है कि स्कूल इस बात से अनजान है। इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि एकेडमिक प्रेशर बच्चों पर है, पेरेंट्स और स्कूल की तरफ से, दोनों की तरफ से है। फिजिकल एजुकेशन भी कम हो रहा है उसके कारण, इसमें भी कोई दोहराई नहीं। लेकिन हम लोगों को बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को, टीचर्स दोनों को मिलकर, कि खेलना भी बहुत जरूरी है। WHO भी कहता है कि बच्चों को रोज कम से कम 1 घंटा खेलकूद के लिए मिलना चाहिए। स्कूल अगर ऐसा ना कर पाए तो भी हफ्ते में कम से कम 3 बार गेम्स पीरियड को जरूरी बना सकते हैं। एड्यूस्पोर्ट्स भी इस पर जोर दे रहा है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50% स्कूली बच्चों के पैरों में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो प्लेग्राउंड का चक्कर लगा सके। 2 में से 5 बच्चों का अपर बॉडी स्ट्रेंथ ठीक नहीं है और हर 4 में से 1 बच्चे का फ्लेक्सिबिलिटी ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल जो फिजिकल कैपेबिलिटीज या फिजिकल डेवलपमेंट जो बच्चों का होना चाहिए, जिससे कि वो खेल पाए, जिससे कि वो आगे जाके एंजॉय करे खेलना और हेल्दी और फिट रहे जिंदगी के लिए, वो फंडामेंटल कैपेबिलिटी नहीं है। बच्चे फिट रहे इसके लिए जरूरी है कि पढ़ाई को क्लासरूम के अलावा प्लेग्राउंड में भी ले जाया जाए और खेलकूद को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी। लेकिन अब अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी हो गया कि उनके खेल कूद पे भी आप उतना ही ध्यान दें। ईशा शर्मा, दिल्ली। और अब इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपोलो क्लिनिक के सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद गर्ग। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो जो रिपोर्ट अभी हमने देखी कि बच्चों का ज्यादातर वक्त जो है वो स्कूल में बैठे बैठे बीतता है, फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है, और मुझे लगता है कि स्कूल करने के बाद भी आजकल बच्चे अलग अलग तरह की क्लासेस में चले जाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी का दायरा बहुत छोटा हो गया है। आपको लगता है कि ये जो शिक्षा पद्धति कह लीजिए या आजकल का जो जिस तरह से माता पिता चाहते हैं बच्चा स्कूल जाए, फिर 2-4 तरह की क्लासेस जाए, उसके कारण ये पूरा फिजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है? सब डिपेंड करता है घर का वातावरण कैसा है। यदि घर बच्चे माँ बाप को देखते हैं तो वो फॉलो करते हैं। यही चीज शुरू से होती है, क्योंकि ये जरूर है कि जो बच्चा 6 साल की उम्र में मोटा होता है वो आगे चलकर भी मोटा रहता है। और जो आप सैंपल की बात मैंने सुनी है, आई डोंट नो उनका सैंपल साइज किया था और कहाँ पर हुआ है ये, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चे जो अब मेट्रो बड़े शहरों में हैं, ऑलमोस्ट हर तीसरा चौथा बच्चा
वेट से जिसका ज्यादा होगा। पर इसका मोटापे का एक मापदंड होता है जो इंटरनेशनल होता है, वो BMI होता है कि बच्चे की जो वेट होता है और हाइट के ऊपर निर्भर करता है, जो वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, जिसमें वेट केजी में होता है, हाइट मीटर्स में होते हैं। क्योंकि यह देखा जाता है कि जो बच्चे की लंबाई है वो जेनेटिक होती है और वजन होता है वो खाने की वजह होता है। लेकिन अरविंद जी, यहाँ पर केवल मोटापा ही नहीं है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो ये कैसे हम सुनिश्चित करें कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई भी करे और साथ ही फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें एनकरेज करें? एक्चुअली ऐसा है कि जो बच्चा मोटा होता है वो उसके अंदर बहुत लो स्टीम होता है, जनरल डिप्रेशन होता है, उनको लोग बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं, तो उसके कारण वो और अलग हो जाता है। इसमें बहुत जरूरी होता है स्कूल का, पेरेंट्स का और स्कूल के अंदर जो सोशल वर्कर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो ये सब चीज करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए। इसीलिए जो बच्चा बहुत मोटा है उसको बिसाइड्स काउंसलिंग, जिसमें बहुत ज्यादा रोल है, और साथ में डाइटिशियन, पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, सबका रोल होता है इसमें। जी, आपने एक अच्छी बात की, डाइटिशियन का नाम लिया, तो आजकल डॉक्टर साहब ज्यादा करके देखने के आदत बच्चे हैं, क्योंकि जंक फूड काफी खाते हैं, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज जैसे आइटम उन्हें बहुत पसंद भी होते हैं, चिप्स खा लेते हैं, दूसरी तरह की चीजें, तो खाने में तो वो पूरा जंक आइटम लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है, तो खाना भी यानी डाइट पे भी उतना ही कंट्रोल या उतना ध्यान होना चाहिए जितना फिजिकल एक्टिविटी पे? बहुत ज्यादा। ये जैसे किसी बैंक में बहुत पैसे होते हैं और पैसे कम करने होते हैं, दो ही तरीके होते हैं, या तो पैसे बैंक में कम डाले जाए या खर्च ज्यादा किया जाए। यही तरीका शरीर का वजन कम करने का होता है। तो इसमें दोनों ही उतना इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। पैसे कम डाले जाए, तो खाना कम खाया जाए और कंट्रोल खाना खाया जाए। इसके लिए बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे विदेशों में इस पर एक लॉ बना हुआ है कि भाई स्कूल के इतने किलोमीटर, जैसे इंडिया में भी इतने स्कूल के किलोमीटर के बाद सिगरेट नहीं बेचनी है, तंबाकू नहीं बेचना है, ऐसे ही ऐसा लॉ होना चाहिए कि स्कूल के अंदर, इसके इतने विसिनिटी के अंदर ये सब चीज बिकनी नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपने व्यूज शेयर करने के लिए डॉक्टर अरविंद। तो विपिन, यहाँ पे क्लियरली डॉक्टर ने जैसे कहा कि काउंसलिंग ही नहीं, खाना पीना और साथ ही आपकी जो डाइट है वो भी काफी अहम रोल प्ले करती है, और यही सब चीजें आगे चलकर आपको फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट भी। जी हाँ, दोनों एक बैलेंस आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा। स्कूल एजुकेशन में जो बात है कि वहां पर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए, लेकिन माता पिता को भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों को नियमित रूप से 1-2 घंटा खेलने के लिए भेजें, फिजिकल गेम्स खेलने के लिए भेजें, और क्या खाते हैं उसका भी बहुत ध्यान रखें। चलिए, इसी के साथ यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार। साथ ही बताएंगे घर खरीदारों को लुभाने के लिए गोदरेज का क्या है नया प्रोजेक्ट, इस ब्रेक के बाद। डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने डांस बार के लिए अर्जी दी है उन्हें 2 हफ्ते के अंदर लाइसेंस दे महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र में अब जल्द ही डांस बार फिर से खुल सकेंगे। महाराष्ट्र में डांस बार पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के बावजूद उन्हें फ्रेश लाइसेंस जारी न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर राज्य के सभी डांस बार को नए सिरे से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आपके डायरेक्शन है स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जो आपको लाइसेंस इशू करने हैं, लाइसेंस होल्डर्स ने जो एप्लीकेशन किया है कि हमें फिर से री लाइसेंस दिया जाए, उसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते में आप उसका जो सबमिशन है वो कोर्ट में करिए। डांस बार के हक में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डांस बार एक सम्मानित पेशा है। क्या कोई कानूनन डांसर्स का अधिकार छीन सकता है? हमको ये लगता है कि डांस बार खुलने नहीं चाहिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो हम जितने हमारे सामने कानूनन विकल्प है ये सारे विकल्पों को तलाशेंगे। याचिकाकर्ता ने याचिका दी थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डांस बार पर प्रतिबंध हटाने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार संचालकों को नए सिरे से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को ही डांस बार पर राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था।
हालांकि प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी चल रही हो, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स होम बायर्स को लुभाने के लिए नए नए लॉन्च जरूर कर रहे हैं। आज मुंबई के विक्रोली में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। द ट्रीज नाम का यह प्रोजेक्ट 34 एकड़ में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में 1 बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम के फ्लैट और पेंथ हाउस भी बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत शुरू होगी 1.5 करोड़ रुपए से लेकर और ये जाएगी करीब 8 करोड़ रुपए तक। द ट्रीज के तहत खरीदारों को 2019 तक पोजीशन दिए जाने की उम्मीद है। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वाईफाई के बाद आएगा लाईफाई का जमाना। तो क्या है ये लाईफाई, देखना है तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और देश के अलग अलग राज्यों के खाने का मजा एक साथ लेना चाहते हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान का रुख कीजिए, क्योंकि यहां चल रहा है व्यापार मेला, जहां आपको एक से बढ़कर एक व्यंजनों की भरमार मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खाने के इतने ऑप्शंस हैं कि आप इसे एक फूड फेस्टिवल भी कह सकते हैं। दिल्ली के छोले भटूरों से लेकर मुंबई का वड़ा पाव तक सब यहाँ मौजूद है। कई तरह के चाट तो आपको खाने को मिलेंगे ही, साथ में राजस्थान का दाल बाटी चूरमा भी मुंह में पानी लाने के लिए मौजूद है। राजस्थानी ऑर्डर किया दाल बाटी चूरमा एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज मुझे मेरा फेवरेट है ये, स्पेशली मावा कचौड़ी। काफी ऑप्शंस है एक्चुअली वेज एंड नॉन वेज के, तो मुझे काफी अच्छा लगा। यू कैन ट्राई एनीथिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट कल्चर। व्यापार मेले में एक तरफ दार्जिलिंग के मोमोज हैं तो दूसरी ओर हैदराबाद की मशहूर दम बिरयानी भी। ट्रेड फेयर में झारखंड पर विशेष फोकस है और आपको बिहार झारखंड की खासियत के साथ कई पकवान भी मिलेंगे। धोसके बोलती है, सब्जी के साथ खाई जाती है। झारखंड में कहीं कहीं इसका नॉनवेज के साथ भी खाई जाती है। ये चटनी के साथ सबसे सुपर आइटम हुआ है। नंबर 1 जा रहा है बाबूजी। ये डुस्के, ये चंद्रकला हुआ, ये मैदे से बनती है, ड्राई फ्रूट खोए भरी रहती है। ये चावल के आटे से बनती है, इसको अनरसा बोलते हैं बाबूजी। चावल के आटे से बनती है। लिट्टी चोखा, ये लिट्टी चोखा है बाबूजी, झारखंड के मशहूर आइटम। शिबू सोरेन के पहली पसंद लिट्टी चोखा, यही है बाबूजी। यहाँ मैगी का भी एक स्टॉल लगा है, जहाँ भीड़ देखकर कह सकते हैं कि मैगी के दीवाने कम नहीं हुए हैं। और अगर आप कबाब के शौकीन हैं तो हॉल नंबर 18 में जाकर वेजली के कबाब जरूर खाएं। मुगलई अंदाज में बने ये कबाब वेजिटेरियन है। ट्रेड फेयर में खाने पीने की इतनी ज्यादा वैरायटी मौजूद है कि मैं यहाँ शॉपिंग से ज्यादा यहाँ के लजीज पकवानों का आनंद ले रहा हूँ। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ट्रेड फेयर में आए और पूरे देश के अलग अलग जगहों के पकवानों का आनंद एक ही जगह पे लें। रोहन सिंह, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अब आप जल्द ही लाइट की स्पीड पर से इंटरनेट डाउनलोड कर पाएंगे। लैब्स के अंदर ये सुपर स्पीड हासिल की जा चुकी है। कैसा मुमकिन होगा ये चमत्कार, आइए देखते हैं। वाईफाई का जमाना जल्द ही जाने वाला है और आएगा जमाना लाईफाई का। लाईफाई का वैसे तो मतलब लाइट फिडिलिटी होता है, पर इसे आसान शब्दों में लाइट की मदद से चलने वाला वायरलेस इंटरनेट नेटवर्क कहा जा सकता है। आज के मौजूदा दौर में हम इंटरनेट के लिए वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रेडियो वेव्स की मदद से इंटरनेट के नेटवर्क को फैलाया जाता है। रेडियो वेव्स लाइट के मुकाबले न सिर्फ कई गुना धीमी होती हैं, बल्कि रेडियो वेव्स पर चलने वाले इंटरनेट के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है। पर भविष्य में रेडियो वेव्स की जगह एलईडी लाइट्स की मदद से इंटरनेट मिलेगा, जो न सिर्फ हजारों गुना तेज होगा बल्कि सस्ता भी पड़ेगा। लाईफाई में खास तरह से बनाए गए एलईडी बल्ब से इंटरनेट नेटवर्क बनाया जाएगा, जो रोशनी के माध्यम से बाइनरी कोड किसी इंटरनेट रिसीवर को देगा और हमें मिलेगा रोशनी की मदद से इंटरनेट का मजा। वैज्ञानिकों को लाइट की मदद से इंटरनेट की टेस्टिंग में सफलता भी मिली है। लैब्स में लाईफाई की मदद से 228 GB पर सेकंड की डाउनलोड स्पीड मिली, यानी 1 सेकंड में 20 फिल्में डाउनलोड हो सके, इतनी स्पीड। आम आदमी तक लाईफाई की मदद से इंटरनेट कब तक आएगा ये तो पता नहीं, पर ये खोज इंटरनेट के इतिहास में अब तक की सबसे क्रांतिकारी खोज साबित हो सकती है। अभिषेक तेलंग, मुंबई। देश के माहौल पर आमिर के बयान से नाराज लोगों ने स्नैपडील ऐप अपने फोन से डिलीट कर डाले हैं। इससे अब ये सवाल उठ रहा है कि स्टार्टअप की पॉपुलैरिटी कैश करवाने की स्ट्रेटेजी जब उल्टी पड़ती है तो कितना नुकसान कर सकती है। गुस्सा आमिर खान का और निकाला गया स्नैपडील पर। उसका कसूर यह है कि आमिर खान उसके ब्रांड एम्बेसडर है। प्यासा था, पीना छूट गया,
जिंदा था, जीना छूट गया। किसी भी ब्रांड के लिए आमिर का साथ भरोसे की गारंटी रहा है, लेकिन इस बार स्नैपडील को यही भरोसा कुछ महंगा पड़ गया है। इंटॉलरेंस पर आमिर खान के बयान के बाद चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गुस्से की बौछार सी आ गई थी और इसी का असर स्नैपडील पर भी पड़ा। आमिर से नाराज कुछ लोगों ने अपने फोन से स्नैपडील के ऐप डिलीट करके इसका प्रचार भी शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 90,000 से ज्यादा लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये गुस्सा ब्रांड को ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अब 2 महीने 3 महीने के नजरिए से देखें तो मुझे नहीं लगता कोई भी कंज्यूमर टी शर्ट खरीद रहा है स्नैपडील से क्योंकि आमिर खान ने बोला है कि आप स्नैपडील से खरीदो। तो उतनी इंटेलिजेंस कंज्यूमर में है आज की डेट में। ये शॉर्ट लिव्ड है, कुछ समय तक है, आप 3-4 दिन के बाद देखेंगे ये डाई डाउन हो जाएगा। मार्केटिंग से जुड़े एक्सपर्ट्स पुराने किस्से भी बताते हैं कि कैसे लोग किसी स्टार से जुड़ी कंट्रोवर्सी को काफी जल्दी भूल जाते हैं। शाहरुख के साथ ये हुआ है, अमिताभ बच्चन के साथ ये हुआ है, यानी किसी तरह का कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ एक बार एक बहुत सारा पब्लिक सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है, मगर फिर चीजें बदल जाती है। तो मेरे ख्याल से ये कहना मुश्किल होगा कि आगे जाके जरूर आमिर खान पे परमानेंट कोई इफेक्ट होगा। हालांकि स्नैपडील ने इस मामले में आमिर के बयान से खुद को अलग करने की कोशिश की है, लेकिन अब खास बात यह भी है कि बहुत से लोग इस विवाद के बाद सिर्फ आमिर और स्नैपडील के साथ खड़े होने के लिए ऐप इंस्टॉल भी कर रहे हैं। शिवानी घरत, मुंबई। इसी के साथ आवाज एट नाइट में फिलहाल खबरों का सिलसिला नहीं थमता है। जी हाँ, आपसे कल फिर करेंगे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।